हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इकॉन बाय सुरभि वेयर इकोनॉमिक्स मेक इजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड। तो लास्ट की वीडियो में हमने हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2, दैट इज द स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। ये वाला चैप्टर है जो पंजाब यूनिवर्सिटी वाली बुक में भी है, पीयू में भी है, पंजाब यूनिवर्सिटी में भी है एंड जीएनडीयू में भी है। ठीक है, तो स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स का क्या मतलब है? जो लास्ट ईयर आपने स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स करा था वो एक बड़ा ही छोटा टॉपिक था कि उसने हमें ये बताया था कि स्कोप में क्या क्या इंक्लूडेड है। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि स्कोप होता क्या है। स्कोप का मतलब है कि इस चीज में आप क्या क्या चीजें इंक्लूडेड करोगे। ठीक है, जैसे कि वो कहते हैं कि जो केन्स था, केन्स ने इसको 3 टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया था। कौन से? नंबर 1 इज अवर सब्जेक्ट मैटर, नंबर 2 इज अवर नेचर एंड नंबर 3 इज अवर लिमिटेशन। तो अगर आपको स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स पेपर में पूछते हैं तो आपको तीनों चीजों को इंक्लूड करना पड़ेगा। पर जो सब्जेक्ट मैटर है, सब्जेक्ट मैटर में जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट है उनके व्यू पॉइंट्स अलग थे एंड जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है उनके व्यू पॉइंट्स अलग थे। ठीक है, ये हमने पिछली वीडियो में भी मेंशन करा था। जो एरिस्टोटल थे, एरिस्टोटल कहते थे इकोनॉमिक्स में क्या इंक्लूड होता है, मैनेजिंग द हाउस होल्ड एंड स्टेट, कि हमने एक हाउस होल्ड या फिर एक स्टेट को किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, एडम स्मिथ जो 1776 में उन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक्स में हम क्या चीज देखते हैं, वेल्थ की ही बात करते हैं। ठीक है, देन मार्शल जी 1890 में वो किसकी बात करते थे? वेलफेयर की बात करते थे। एंड जो रॉबिन्स है, रॉबिन्स ने क्या बोला था कि एक पर्सन की वांट्स अनलिमिटेड है बट उसको पूरा करने वाले रिसोर्सेज क्या है? लिमिटेड है। ये सारे ट्रेडिशनल इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, उसके बाद हमारे आए थे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। ठीक है जी, कौन आए थे हमारे? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट। मैं आपको एक स्टोरी की तरह समझा रही हूँ ताकि आपको सब कुछ पता चल जाए कि में क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है। अगर हमारे पास टाइम बचा तो मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आपको नोट्स किस तरह से बनाने हैं ताकि आपको थोड़ा और इजी हो जाए। ठीक है, जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे, अब मॉडर्न इकोनॉमिस्ट कौन से थे? मॉडर्न इकोनॉमिस्ट थे हमारे सैमुअलसन, बॉल्डिंग एंड लेफ्टविच। उन्होंने बोला था कि इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट मैटर में अब क्या क्या आता है। एक तो हम पढ़ेंगे अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में। किसके बारे में? इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब ये किन्होंने बोला है? हमारे मॉडर्न इकोनॉमिस्ट में। मतलब ये जो फुल फ्लैज जो टॉपिक बनता है वो इसी का ही बनता है। ठीक है, अब देखो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है दोज एक्टिविटीज विच आर रिलेटेड टू द यूज ऑफ स्कार्स रिसोर्सेज फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स। मतलब कि इसमें हम क्या होता है कि हमारे रिसोर्सेज को इस तरह से यूज करते हैं ताकि हमारी जो वांट्स है उसको हम डायरेक्टली सेटिस्फाई कर पाए। ठीक है, अब काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, बोल्डिंग के हिसाब से उन्होंने इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 चीजों में बांटा है, कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने तरह की हैं? नंबर 1 इज, पहले 5 लेते थे आप, एक्सचेंज भी लेते होते थे और एक और थी। इसमें हम ले रहे हैं कंजम्पशन, प्रोडक्शन, इन्वेस्टमेंट भी थी। कंजम्पशन, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंज। ठीक है, अब कंजम्पशन का मतलब क्या होता है? कंजम्पशन का मतलब होता है किसी भी चीज को कंज्यूम करना, किसी भी गुड एंड सर्विसेज को कंज्यूम करना। किस लिए? फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ आवर वांट्स, अपनी सेटिस्फेक्शन को पूरा करने के लिए किसी भी गुड या सर्विसेज को कंज्यूम करना। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को बनाना, और बनाता कौन है? प्रोड्यूसर बनाता है। प्रोड्यूसर क्यों बनाता है? ताकि वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर पाए। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब है एक्टिविटी रिलेटिंग टू दी बाइंग एंड सेलिंग ऑफ अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड एक्सचेंज। वो एक्टिविटी जो किसी भी तरह से बाई या फिर सेलिंग से रिलेटेड है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारा एक्सचेंज बोलते हैं। और एक्सचेंज भी हमारा 2 तरीके से होता है। नंबर 1 इज अवर प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड नंबर 2 इज अवर फैक्टर प्राइसिंग। नंबर 1 इज अवर प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड नंबर 2 इज अवर परफेक्ट फैक्टर प्राइसिंग। अब प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब होता है कि हम डिफरेंट मार्केट्स में प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं एक्सचेंज में? प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग का मतलब है कि डिफरेंट मार्केट्स में कैसे प्राइस डिसाइड होता है, एंड फैक्टर प्राइसिंग का मतलब है डिफरेंट हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को किस तरह से पेमेंट करते हैं। जैसे लेबर को वेजेस देते हैं, कैपिटल को रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, लैंड को रेंट मिलता है। ठीक है, तो फैक्टर प्राइसिंग में हम फैक्टर प्रोडक्शन की बात करते हैं एंड प्रोडक्ट प्राइसिंग में हम प्राइसेस की बात करते हैं कि डिफरेंट मार्केट में कैसे प्राइस डिसाइड होता है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे आपको ना ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, ये भी मैं आपको करवाई देती हूँ। हम लाइन टू लाइन जैसे भी आपको बुक में टॉपिक दे रखे हैं मैं आपको वैसे वैसे ही सारा कुछ ही समझा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ
इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड मैं आपको सितंबर से पहले पहले, एग्जाम से पहले पहले सारा कवर करवा दूंगी। 2-4 दिन थोड़ा मैं बिजी थी इसलिए वीडियो नहीं आई थी, आ पाई, बट अब रेगुलर आएगी, ठीक है। अब देखो, वो कहते हैं कि ना 2 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, माइक्रो में अलग होता है और मैक्रो में अलग होता है, ठीक है। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या थी? माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम इंडिविजुअल की बात करते हैं, मैक्रो में हम किसकी बात करते हैं? होल की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ना माइक्रो में हम अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ, हाँ, अब माइक्रो में हम कौन सा सब्जेक्ट मैटर कवर करते हैं? थ्योरी ऑफ डिमांड कवर करते हैं, सप्लाई कवर करते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कवर करते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन कवर करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं। पर मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम कौन सी चीजें लेते हैं? प्राइस लेवल की बात करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, अपनी इकोनॉमी कैसे ग्रो करेगी, ग्रोथ की बात करते हैं, ट्रेड साइकिल की बात करते हैं, बिजनेस ट्रेड साइकिल एंड बिजनेस साइकिल सेम ही होते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने माइक्रो एंड मैक्रो का अलग अलग स्कोप बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। अब ये तो पुराना टॉपिक है और अच्छा टॉपिक है। देखो नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक सिस्टम। अब इकोनॉमिक सिस्टम कितने तरह का होता है जी? 3 तरह का होता है। कौन सा था? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड थर्ड वन इज अवर मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट एंड अवर मिक्स्ड इकोनॉमी। अब जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ऑलमोस्ट सारा कुछ उसमें प्राइवेट के अंडर होता है एंड कोई भी किसी भी तरह की गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होती, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस है वो मिनिमम से मिनिमम होती है, बिल्कुल कम होती है। इसमें जो कंज्यूमर है और जो प्रोड्यूसर है वो अपनी मर्जी से कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है एट गिवन प्राइसेस, ठीक है। In this system, people are free to consume, produce, and exchange of the goods, and there is no interference in the इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की किसी भी तरह की कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होती है एंड पीपल कैन एक्यूमुलेट प्राइवेट प्रॉपर्टी, और सारा कुछ प्राइवेट के ही अंडर होता है बेसिकली, इसमें ये चीज है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सोशलिस्ट इकोनॉमी। सोशलिस्ट में आ गया पूरा सरकारी। अब ये चीज याद रखना कि जहाँ पे भी प्राइवेट आ जाएगा ना, उसका मेन मोटिव क्या होएगा? हमारा प्रॉफिट अर्न करना। सेकंड आ गया सोशलिस्ट। सोशलिस्ट मतलब सरकारी। सोशलिस्ट में क्या होएगा? सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर होता है और जहां भी गवर्नमेंट आ जाती है वो क्या देखती है? वेलफेयर की। अब ये वाली इकोनॉमी है यूएसए यूके में, ये है नॉर्थ कोरिया में, ठीक है। मेरे मतलब सब कुछ ही गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक है। अंडर दिस इकोनॉमिक सिस्टम एक्टिविटीज लाइक कंजम्पशन, प्रोडक्शन, एक्सचेंज आर फुली अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी जैसे कि हमारा भारत देश, इंडिया, जिसमें दोनों है, कुछ सेक्टर हमारे गवर्नमेंट के अंदर है, कुछ सेक्टर हमारे प्राइवेट के अंदर है, दोनों मिलके काम करती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्स्ड इकोनॉमी। सोशलिस्ट पूरा सरकारी, प्राइवेट कुछ नहीं होता। कैपिटलिस्ट पूरा प्राइवेट, सरकारी कुछ नहीं होता। जहाँ पे प्राइवेट है प्रॉफिट है, जहाँ पे सरकारी है वेलफेयर है। और मिक्स्ड इकोनॉमी के आगे दोनों मिक्स, जैसे कि इंडिया कुछ सेक्टर गवर्नमेंट के अंदर है एंड कुछ सेक्टर हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंडर है, ठीक है। आप यहाँ तक देखो कि आपको कोई डाउट है, अगर जो भी डाउट हो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, ठीक है जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। अब देखो, ये भी अच्छा टॉपिक, ठीक ठीक टॉपिक है, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। देखो नेक्स्ट है हमारा नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का नेचर क्या है? क्या वो एक साइंस है? क्या वो एक आर्ट है? अब वो कहता है इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स क्या है? क्या वो एक साइंस है? क्या वो एक आर्ट है? तो इकोनॉमिक्स दोनों ही है। इकोनॉमिक्स एक साइंस भी है और एक इकोनॉमिक्स एक आर्ट्स भी है, ठीक है। अब देखो, अब साइंस में भी आगे उसने 2 चीजें बोल दी कि बताओ कि ये पॉजिटिव साइंस है या फिर नॉर्मेटिव साइंस है। अब देखो, सबसे पहले तो जो साइंस है ना, साइंस भी 2 तरह की होती है। एक होती है नेचुरल साइंस और एक होती है हमारी सोशल साइंस। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल, हिस्ट्री जो है वो सोशल साइंस का पार्ट है, और नेचुरल साइंस में आ जाती है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये वाले सारे सब्जेक्ट किसके पार्ट है? हमारे क्या थे? नेचुरल साइंस के, ठीक है। अब वो कहते हैं कि ना सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि साइंस होती क्या है, साइंस बोलते किसको है। तो साइंस वो चीज है जिसमें
पर्टिकुलर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए, ठीक है। सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो द टर्म साइंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज सियर, सियर बोलेंगे SCIER, सायर, सियर जो भी इसकी प्रोनाउंसिएशन है, ठीक है। एंड उसका मतलब है टू नो, क्या मतलब है इसका, टू नो, ठीक है। नोइंग अ सब्जेक्ट मीन्स अंडरस्टैंडिंग इट एंड बीइंग इट टू एबल टू एक्सप्लेन, हाँ वो सब्जेक्ट की जिसमें आप अच्छे से उसको समझ पा रहे हैं एंड उसमें आप कोज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप बता पा रहे हैं। बेसिकली साइंस हमको, साइंस में क्या क्या चीजें हम, ये साइंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ऑब्जर्वेशन ऑफ फैक्ट, उसमें हम फैक्ट्स की बात करते हैं, उसमें हम मेजरमेंट की बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं, वैलिडिटी ऑफ लॉज की बात करते हैं। तो कहता है कि इकोनॉमिक्स क्यों है, इकोनॉमिक्स में अब किसकी बात करते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, सिस्टमैटिक स्टडी की बात करते हैं। अब सिस्टमैटिक स्टडी का मतलब है कि उसमें भी सारी तरह की इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज होती है, जैसे कि कंजम्पशन है, प्रोडक्शन पे डिपेंड है, प्रोडक्शन कंजम्पशन पे डिपेंड है, वो दोनों चीजें एक्सचेंज पे डिपेंड है, ठीक है। और उसके बाद वो कहता कि ना, हाँ, अब वो कहते हैं कि ना हम इसमें कोई इंटरडिपेंडेंट एक्टिविटीज की बात नहीं करते, डिपेंडेंट एक्टिविटीज की बात करते हैं। जैसे आपकी बुक में एक एग्जांपल है, हाउ सचिन तेंदुलकर कैन मेक मोर रन्स इन अ क्रिकेट टेस्ट मैच, और हाउ आदित्य चोपड़ा कैन प्रोड्यूस अ गुड मूवीज आर नॉट द सब्जेक्ट ऑफ स्टडीज। मतलब इसमें हम कोई ऐसी बात नहीं करते कि जो एक दूसरे के साथ रिलेटेड नहीं है, ठीक है। सेकंड है साइंटिफिक लॉ, वो कहता है कि ना इसमें डिमांड, इसमें भी कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप देखे जाते हैं। कॉज एंड इफेक्ट का मतलब है कि किसी चीज के होने के कारण क्या कारण है उसका और क्या प्रभाव है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशनशिप। एंड थर्ड है हमारा वैलिडिटी ऑफ लॉ। अब वैलिडिटी ऑफ लॉ का मतलब है कि जो इकोनॉमिक्स में लॉ है, लॉ होते हैं, जैसे आपने +2 में लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा है, सप्लाई पढ़ा है, लॉ ऑफ DMU पढ़ा है, तो वो हर जगह वैलिड है। ऐसे नहीं है कि अगर आपने इकोनॉमिक्स की क्लास में पढ़े हैं और वो बाहर मार्केट में एप्लीकेबल नहीं है, अगर आप इंडिया में एप्लीकेबल कर रहे हो तो वो हर जगह पे एप्लीकेबल है, ठीक है। अब उन्होंने पहले दे दिया आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ बीइंग अ सोशल साइंस, ये तो उसके फेवर में थे। अब उसके अगेंस्ट में क्या है, आर्गुमेंट अगेंस्ट बीइंग अ नेचुरल साइंस, कि वो नेचुरल साइंस क्यों है। अब नेचुरल साइंस की, जैसे मैंने आपको बताया ना, दोज हु होल्ड दैट इकोनॉमिक्स इज नॉट अ नेचुरल साइंस एक्चुअली मीन्स टू से दैट इट इज नॉट अ एग्जैक्ट एज अ साइंस एज अ नेचुरल साइंस। वो कहते हैं साइंस तो है पर ये नेचुरल साइंस नहीं है, ये सोशल साइंस है। अब ये नेचुरल साइंस क्यों नहीं है, सबसे पहले तो डिफरेंट अमंग द इकोनॉमिस्ट, इसमें जो डिफरेंट डिफरेंट राय, जैसे मान लो केन्स है, केन्स ने बोला था कि इकोनॉमी में अंडर एम्प्लॉयमेंट होती है, जो क्लासिकल थे वो बोलते थे कि इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट होती है। तो सभी इकोनॉमिस्ट के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड है एग्जैक्ट लॉ, लॉ ऑफ नेचुरल साइंसेज सच एज फिजिक्स, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज एन एक्जैक्टली एंड परफेक्टली लॉ। वो कहता है कि जैसे साइंस में होते हैं ना वो एग्जैक्ट लॉ होते हैं, पर जो इकोनॉमिक्स में लॉ होते हैं उसकी कुछ अजम्पशंस माननी पड़ती है। अब कई जगह पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं एप्लीकेबल होता है, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि लॉ ऑफ डिमांड है ही नहीं, पर हमें कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ती है कि ये चीज अगर होगी तो ही ये लॉ बन पाएगा, अदरवाइज ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। एंड यूनिवर्सल लॉ, अब वो कहते हैं कि ना नेचुरल साइंस में सारी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी होती है हर जगह पे हर टाइम पे, पर इकोनॉमिक्स में जो लॉ है उसमें कई कई चीजों पे वो चीजें एप्लीकेबल नहीं होती, जैसे मैंने अभी आपको सेम एग्जांपल दी है, ठीक है। एंड वेरिफिकेशन ऑफ ट्रूथ, नेचुरल साइंस कैन वेरीफाई द ट्रूथ ऑफ द लॉज परटेनिंग देयर साइंस इन लेबोरेटरी। हाँ, वो कहता है कि ना उसमें आपको लेबोरेटरी वगैरह में जाके आपको अपने एक्सपेरिमेंट अप्लाई करके दिखाने पड़ते हैं, पर इकोनॉमिक्स में लेबोरेटरी का कोई भी कंसेप्ट नहीं है, ठीक है। तो वो पूछ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स क्या पॉजिटिव साइंस है या फिर नॉर्मेटिव साइंस है। अब देखो दो तरह की चीजें होती हैं, एक होती है पॉजिटिव एंड एक होती है नॉर्मेटिव। अब पॉजिटिव का मतलब है, पॉजिटिव साइंस इज दैट साइंस विच स्टडीज एन एक्यूरेट एंड ट्रू डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट एज दे हैपन। पॉजिटिव में होता है कि जो चीज जैसे हुई थी उसका वैसे ही डिस्क्रिप्शन देके आगे बताया जाता है, ठीक है, जैसे जो चीज थी वैसे ही बताया जाता है। पर जो नॉर्मेटिव साइंस है, नॉर्मेटिव साइंस में क्या होता है कि कोई सिस्टमैटिक नॉलेज या फिर कोई क्राइटेरिया को फॉलो करके हम ये बताते कि ये चीज होनी चाहिए थी। मतलब पॉजिटिव में व्हाट वाज, इज एंड व्हाट विल बी की बात करते हैं, क्या था, क्या है एंड क्या होना चाहिए। एंड नॉर्मेटिव में हम क्या एग्जैक्ट होना चाहिए था, मतलब ये चीज होनी चाहिए थी, अगर वो हो भी जाए, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं। आज के लिए सिर्फ आप पढ़ के देखना नेचर ऑफ साइंस, नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स, व्हाट इज साइंस, उसके करेक्टरिस्टिक्स, आर्गुमेंट इन फेवर एंड आर्गुमेंट इन अगेंस्ट। जो अगला टॉपिक है हमारा पॉजिटिव नॉर्मेटिव, इकोनॉमिक्स इज आर्ट
और मतलब हाँ, एक क्लास का और टॉपिक है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि इसमें ऐसे लगेगा कि सारा कुछ होच पोच हो रहा है। तो आज हमने जो भी कंटेंट पढ़ा है आप उसको अच्छे से पढ़ के देखना, एंड लाइक कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, ताकि मैं मोटिवेट रह सकूँ। मोटिवेशन मेरे लिए ज़रूरी है, तभी आपका कंटेंट आ पाएगा। एंड अपना फीडबैक ज़रूर दे के जाना कि आपको कैसी लग रही हैं ये वीडियोस। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग।